नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 14 फरवरी रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले जॉब एंड एडमिशन में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइसर और कुछ ऐसी दूसरी बड़ी संस्थाओं में 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, उसके लिए नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट यानी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है। 24 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेटली नर्सिंग में BSc या MSc करना है तो हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकला है। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। पेज 1 में आज एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं है। याद करो, कल ही हमने पढ़ा था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में प्राइवेट सेक्टर और कैपिटलिज्म को डिफेंड किया था कि उनकी भी ज़रूरत है, तभी जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, GDP में मदद मिल सकती है, वहीं से टैक्स आएगा तो गरीब कल्याण कर सकते हैं। ऐसी मिलती जुलती स्पीच आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दी है, तो इसमें नया कुछ है नहीं। आगे बढ़ो। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड डिजास्टर में 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उत्तराखंड सरकार को कहा था कि नए हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए या फिर कि इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वगैरह। ये तू में पॉलिटिकल अब शुरू होगी, एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार में कोरोना टेस्टिंग स्कैम हाईलाइट किया था, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है, विधायिका के साथ वाला केंद्र शासित प्रदेश। भविष्य में उसको फुल स्टेटहुड दिया जाएगा, जैसे ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड वगैरह स्टेट्स हैं, प्रॉपर स्टेट, नॉट यूनियन टेरिटरी, ऐसा उधर भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उपयुक्त समय आने दो। अभी ये पॉलिटी का ही नाम लिया है, तो आज के न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पर जो पॉलिटी के समाचार हैं एक साथ देख लेते हैं। आप जानते हैं अलग अलग धर्म में डाइवोर्स के लिए अलग अलग कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, मतलब जो ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए 2019 में बनाया था वगैरह। अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी एडवोकेट ने पिटीशन डाली है कि ये अलग अलग जो डाइवोर्स कानून है उसकी जगह सभी धर्मों के सभी महिलाओं का डाइवोर्स के बाद प्रॉपर्टी में इतना राइट होगा, इतना मेंटेनेंस में पैसा मिले, ऐसा एक यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए। तो ऐसी एक केस चल रही है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। इधर पर्सनल लॉ मतलब क्या, मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स, सक्सेशन, विरासत, ये सब के साथ जुड़े हुए कानून को हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध ये है, पहला आर्टिकल 13(2) में लिखा है संविधान में कि ये पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं उसके खिलाफ राज्य ने कोई कानून नहीं बनाना है। तो ये जितने भी डाइवोर्स लॉ वगैरह चीज़ें हैं ये मतलब हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ मसला है। सो एज पर द आर्टिकल 13(2) स्टेट कैन नॉट मेक एनी रूल विच कैन वायलेट दैम। और दूसरा, ये जो पर्सनल लॉज होते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन वगैरह, वो तो धर्म के साथ जुड़े हैं। तो धर्म के साथ जो जुड़ी बात है उसको आप लोग आर्टिकल 14 मतलब वो समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, या आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते, या आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, या आर्टिकल 44 वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, वो सब चीज़ें मतलब वो आप इसके साथ मिक्स ना करें, यानी कि हर धर्म का अलग डाइवोर्स कानून है वो रहना चाहिए। तो मेंस पेपर 2 उसमें ये सब पर्सनल लॉज, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की सब बातें। पॉलिटी के दूसरे समाचार, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका काम है ये सब एयरपोर्ट का रेगुलेशन, कि वहाँ पर जो एयर स्ट्रिप है वो लैंडिंग के लिए सेफ है कि नहीं वगैरह। अभी मान लीजिए ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ किसी एयरपोर्ट पर जुर्माना लगा दे, उसके खिलाफ मान लीजिए अदानी एयरपोर्ट चला रहा है और उसको कंप्लेन करनी हो, हायर अपील में जाना हो, तो उसके लिए एयरपोर्ट अपीलिएट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी ऐसा एक दूसरा अधिकरण है। उसी तरह कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, उसमें कस्टम्स ड्यूटी में एडवांस रूलिंग अपीलिएट अथॉरिटी, फिर ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वेराइटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो रजिस्ट्रार या बॉडीज़ हैं उसके ऊपर भी अपील में जाना हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल अपीलिएट बोर्ड बन गए थे। अभी ये जो नया बिल आया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021, उसमें बात कही गई है कि ये अलग अलग ऐसे अपीलिएट ट्रिब्यूनल जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज, जन सामान्य जाके शिकायत नहीं करता, ये तो कुछ गिने चुने उद्योगपति या सिलेक्टेड ग्रुप्स को ही वहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है। तो फालतू में पूरा दिन ऐसे ट्रिब्यूनल्स को काम होता नहीं, फिर भी उधर जो लोग को बैठा है उसको सैलरी देना पड़ता है वगैरह वगैरह। सो बेटर वी एबॉलिश देम। और अब से ये इन अपील में जो हमें इन संस्थाओं में जाना था उसकी जगह अब से आप लोग हाई कोर्ट में जाएं, और दूसरे हाई कोर्ट के कमर्शियल बेंच होते हैं कस्टम ड्यूटी या किसी मामले में, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और
स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीजर्स। एक और बिल चर्चा में मनोज किशोर भाई कोटक जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए। सामान्य रूप से आप जानते हैं बिल यानी विधेयक कौन लाता है, सरकार और सरकार के मिनिस्टर। हालांकि कोई निजी सदस्य यानी ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टर नहीं है, ऐसा सांसद भी अपना निजी बिल रख सकता है। तो ये अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए हैं टू रेगुलेट द OTT प्लेटफॉर्म्स। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है? अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, जहाँ पर बहुत गंदी गालियाँ बकी जाती है, ड्रग्स, सेक्सुअल वायलेंस, फाउल लैंग्वेज, अभद्र भाषा, हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये सब चलता है। तो उसके सामने सेंसर बोर्ड जैसी एक नई बॉडी बने, ऐसा इस बिल का उद्देश्य। हालांकि पाया जाता है कि प्राइवेट मेंबर बिल सामान्य रूप से तो पास नहीं होते, लेकिन ये सांसद ऐसा प्राइवेट बिल लाते क्यों होंगे? ताकि उस मुद्दे को वो हाईलाइट कर सके, उसको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले वगैरह। तीसरा कानून चर्चा में ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस मैकॉले, उन्होंने इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता ऐसा एक कानून बनवाया था। तो अलग अलग क्रिमिनल चीज़ों में ये सज़ा होगी, चोरी, हत्या, बलात्कार में, ऐसा ये कानून है। 1860 से ये जारी होता है। शुरुआत में इसके अंदर सिडिशन यानी राजद्रोह या देशद्रोह के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने थोड़े साल बाद इसमें सेक्शन 124A ऐड किया, जिसमें ये सिडिशन या राजद्रोह के नाम पर बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, गांधी जी से लेके नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, सभी बड़े फ्रीडम फाइटर्स को प्रोसिक्यूट किया गया वगैरह। आज़ादी के बाद भी इसी सिडिशन प्रोविज़न के अंतर्गत बहुत सारे पोएट, स्टूडेंट, ऑथर, जर्नलिस्ट, उन सबको अरेस्ट किया जाता है। हालांकि 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाणी स्वातंत्र्य के अंतर्गत सरकार की निंदा करना इट इज़ अलाउड, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अलाउड। सिडिशन या राजद्रोह कब बनता है कि अगर व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ करके फिर लोगों को उत्तेजित करे कि वो हिंसा करें, हथियार लेके विद्रोह करे, तो जाके उसे हम सिडिशन या राजद्रोह कह सकते हैं। खैर, तो पॉलिटी के कुछ समाचार हमने देखे अभी पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। या तो स्टेट स्पेसिफिक ऐसे समाचार है जो एग्जाम के लिए काम के नहीं, या फिर बड़े बड़े सरकारी विज्ञापन और राशि भविष्य जो काम का नहीं। पेज 7 उधर भी पार्लियामेंट के समाचार। तो मेन चीज़ें तो हमने अभी देख ली, ये ट्रिब्यूनल एबॉलिश करने का बिल, या फिर कि क्यों OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्राइवेट मेंबर बिल आया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने शेड्यूल कास्ट का लिस्ट मॉडिफाई करने के लिए अपने विधानसभा में बिल जारी किया, अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम तो देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये तो ऐसा मुद्दा है जो कोई खास MCQ वर्दी है नहीं। अलग अलग कुछ शेड्यूल कास्ट समुदाय थे, उनकी लिस्ट जो अलग अलग थी उसको एकीकृत करके कि अब से ये पूरी है। खैर, आगे बढ़ो। पेज 8 वर्ल्ड बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया। ये लिखा गया कि भारत नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में। सालाना 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, 4.5 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं। हर आदमी जो मरा उसके चलते GDP में 91 लाख रुपीज़ का लॉस, कुल मिलाकर 3% ऑफ GDP लॉस्ट इन रोड एक्सीडेंट। यानी ये सब देखते हुए तो भाई कोरोना से भी ज़्यादा डेडलियर है रोड एक्सीडेंट। रोड सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसा हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी बार बार बोलते हैं। खैर, कई निबंध में कुछ लिख रहे हैं, तो इतना तो याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज़ नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट, इसलिए हेलमेट, सेफ्टी वगैरह ज़रूरी। लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण। तो नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पे ऐसा हाईवे बनाने के लिए बहुत सारे किसानों की ज़मीन सरकार ने लेनी होगी। 8,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन सरकार ने ली है। और कैसे, बिना कोई आंदोलन के किसानों ने प्यार से ज़मीन दे दी, क्योंकि सरकार ने उन्हें ज़मीन का 5 गुना दाम दिया वगैरह वगैरह, ऐसी पूरी ये समाचार है। तो ये नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे की केस स्टडी हमारे लिए काम की नहीं। हालांकि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और UPSC इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कुछ बार ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ कलेक्टर। तो ये सब आपको अपने राज्य के क्या नियम कानून है भूमि अधिग्रहण के आपको पता होना चाहिए। पेज 9 इकोनॉमी। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इसमें यह होता है कि आपने जो प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन भरा है उसका कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस के लिए रहेगा और कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो अगर आप नहीं मरेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट हुआ उसका आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं ये कोरोना के चलते शेयर मार्केट में जो उथल पुथल रही, तो बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने यूलिप के नाम पर ढेर सारा पैसा उठाया था और शेयर बाजार में डाला था, अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए। जबकि LIC जो ये यूलिप वाला गेम कम ही खेलता है, इसलिए उसका प्रॉफिट दूसरों के सामने थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ऐसी पूरी खबर एग्जाम के लिए काम की नहीं, बेसिक कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि यूलिप क्या है। दूसरे समाचार है, ये अलग अलग श्रम कानून थे, लेबर लॉज
उसको कंबाइन करके केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड्स बनाए, श्रम संहिता, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह। अभी ये वाले जो कोड्स या श्रम संहिता है ये 1 अप्रैल से लागू करने का सरकार सोच रही है। उसमें एक ये बात है कि 4 डेज वर्क वीक, उसमें सीन कुछ ऐसा रहेगा कि 4 डेज वर्क वीक मतलब हफ्ते में 4 दिन काम करे, 3 दिन पेड आपको छुट्टी मिलेगी। हालांकि उन 4 दिनों में वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे काम हो रहा है वगैरह। मित्रों ये वाली चीज़ मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से लागू होगी, तब समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल के बाद 3-4 दिन इसी की एक्सप्लेन सीरीज़ और कॉलम में तमाशा वापस चलने वाला है। अपनी प्रीलिम एग्ज़ाम कब है? जून के लास्ट वीक में है। तो अभी जितनी कमेंट्री चले और उस वक्त वापस फाइनल स्वरूप ऐसा है करके वापस कमेंट्री चले तो डबल मजूरी हमने नहीं करनी। ये 1 अप्रैल को जब लागू होगा उसके 3-4 दिन जाने दो, फिर वापस से एक्सप्लेन सीरीज आएगी इन सब की, तो देख लेंगे। मित्रों जैसे यूपीएससी में बाबू सोना होते हैं उसी टाइप के बाबू सोना शेयर मार्केट में भी होते हैं कि वो कोई कंपनी का शेयर खरीदे फिर हर 5-5 मिनट पे अपने मोबाइल फ़ोन पे ब्राउज़र रिफ्रेश करते रहते हैं कि ये शेयर प्राइस कितना बढ़ा, क्योंकि वो छोटे खिलाड़ी हैं। उनको ये लगता है कि उनके पेज रिफ्रेश करने से शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा। जो शेयर मार्केट का असली खिलाड़ी है उसको पता रहता है कि कौन से महीने में या कौन से क्वार्टर में कौन से क्षेत्र के कंपनियों का कितना कम ज़्यादा नंबर आने वाला है, तो वो रोज़ मोबाइल ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं करता। उसी तरह यूपीएससी का जो पक्का खिलाड़ी है उसको पता रहता है कि ठीक है ये चीज़ 1 अप्रैल से आने वाली है, उसके कुछ दिन बाद होगा, सब एक्सप्लेन सीरीज और पीडीएफ वाले करेंगे तो मैं देख लूँगा, मेरी तो प्रीलिम जून महीने में। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, एक ही चीज़ बार बार 2-3 बार आपने पढ़नी पड़े, दैट इज़ नॉट द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ टाइम। अपना टाइम बचाइए और दूसरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब में लगाइए। इकोनॉमी में प्लेसेस इन न्यूज़, कर्नाटक में एक इंडस्ट्रियल सिटी है तुमाकुरु, जहाँ पर इलॉन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री बनने वाली है। तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर्टिकुलरली फॉर नॉन आईएएस एग्जाम याद रखना है। तुमाकुरु कर्नाटक, इलॉन मस्क टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल। इकोनॉमी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में G7 समूह, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, कनाडा। हालांकि उनकी मीटिंग वैसे तो जून में होने वाली है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया, ब्रिटेन में कुछ कार्यक्रम होगा, लेकिन बीच बीच में शायद वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपस में कुछ मंत्रणा करते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो बिडेन ने वहाँ पर क्या कहा, और उन्होंने ये कहा कि वापस अमेरिका में रिकवरी आ रही है और ये जो बड़ी अमेज़ॉन, गूगल टाइप की कंपनियाँ हैं इनके ऊपर डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत कुछ टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसके जो नियम है सभी देशों में एक समान यूनिफॉर्म होने चाहिए। G7 ग्रुप के कुछ देश ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वो अपना स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR वाला मैकेनिज़्म और एक्सपांड करे ताकि गरीब देशों को लोन में पैसा जा सके। हालांकि अमेरिका को उसमें बहुत मज़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर अगर ज़्यादा कैपिटल एक्सपांड किया अमेरिका ने पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना उसका वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी वगैरह। लेकिन ये सब क्या चीज़ें हैं, जब असल में वो तो देखेंगे, अभी तो हवा में बातें हो रही, छोड़ो इसे। पेज 10 संडे स्टोरी के नाम पर पूरा पेज भर के उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के बारे में सब चीज़ें लिखी गई हैं। उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे वो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ लिया। उसके आगे जितना भी पढ़ो वो सब भाई 250 वर्ड से बियॉन्ड दैट एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं, आगे बढ़ो। पेज 11 कॉलम्स में चिदम्बरम ने आंदोलन जीवी के बारे में लिखा है। वो जो फार्म लॉज और सेलिब्रिटी प्रोटेस्ट, ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस अनुसंधान में कहा था आंदोलन जीवी होते हैं कुछ लोग वगैरह वगैरह, उस पर पी चिदम्बरम ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है कि गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी आंदोलन जीवी थे वगैरह वगैरह। ये पूरी जो डिबेट है एग्जाम के लिए काम की नहीं, आगे बढ़ो। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124 सिडिशन रात्रो, वो तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया। बाकी जो कॉलम है तवलीन सिंह, कुमी कपूर, शालिनी लांगर, वो सब ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो सीधी एग्जाम में कुछ यूज़फुल नहीं, आगे बढ़ो। पेज 12 विश्व समाचार, भारतीय मूल की महिला आकांक्षा अरोरा जो कि यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करती हैं, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में अपना नामांकन डाला है। हालांकि वो वाली चीज़ वैसे 2022 से नया टर्म शुरू होगा, तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका वो जो दूसरा राउंड कार्यकाल का होने वाला है उस वक्त का जो इलेक्शन होगा उसमें ये कम्पीट कर रही है। जापान में अर्थक्वेक आया फुकुशिमा प्रीफेक्चर में, लेकिन ये तो नाम ऐसे हैं कि हम सीधा एसोसिएट कर सकते दिस प्लेस जापान, तो ट्रिकी MCQ इसमें से बनता नहीं। सो सैड बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उसके बाद चलते हैं पेज 13, 14, 15 संडे इंडियन एक्सप्रेस में लाइफस्टाइल टाइप के समाचार। CSET पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए 1-2 कॉलम आप पढ़ सकते हैं। एडिशनली अगर गुजराती लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके एक
नोटेड ऑथर धूमकेतु की कहानियों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन और उसमें क्या थीम्स थे, ऐसा एक कॉलम। सो इफ़ गुजराती लिटरेचर इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो पेज 15 पर वो वाली चीज़ आपने पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पेज 16 स्पोर्ट्स में। आज कुछ एग्जाम के लिए काम का नहीं, तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।